क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस वीडियो में खास बात यह है कि ये वीडियो डिटेल्ड भी है मगर बहुत छोटा भी है। ये चीज पॉसिबल कैसे है ये इस वीडियो के अंत तक आप जान जाओगे, क्योंकि जितनी बकवास मुझे करनी थी मैं कर चुका हूँ। अब बात होंगी कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट, आगे बढ़ते हुए। बोले तो सीधी बात, नो बकवास, आ जाओ सीधे। टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, यहाँ पर 4 प्रकार के स्मॉल बिजनेस की बात करेंगे हम। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, फिर सर्विसेज, विलेज इंडस्ट्रीज, उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्री। सबसे पहले बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। तो ये है तुम्हारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज वो होता है जिसके अंदर तुम्हारा जो टोटल प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होता। 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अगर तुम्हारा है तो उसे हम कहेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। और 25 लाख से लेकर के अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट है 5 CR यानी कि 5 करोड़ तक का, 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो उसे हम कहेंगे स्मॉल एंटरप्राइज। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 5 CR से लेकर के 10 CR तक, यानी कि 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जैसे ही हमारा किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिजनेस में हो जाता है तो उसे हम कहते हैं मीडियम एंटरप्राइज। बस यही 3 पॉइंट थे, आगे आ जाओ। इसके बाद बात करोगे सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज में भी अगेन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज वो होते हैं जिसके अंदर हमारा इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 10 लाख रुपीज का होता है। 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अगर तुमने करा है अपने सर्विसेज सेक्टर के किसी बिजनेस के अंदर तो उसे तुम कहोगे माइक्रो एंटरप्राइज। उसके बाद 10 लाख से लेकर के 2 CR यानी कि 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अगर हमारा है हमारे इक्विपमेंट के अंदर सर्विसेज सेक्टर में हमारे किसी बिजनेस में तो उसे हम कहेंगे स्मॉल एंटरप्राइज। उसके बाद इससे और ऊपर अगर हम जाना चाहें तो यहां पर आता है 2 CR से लेकर 5 CR तक का आंकड़ा, यानी कि तुमने 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अपने इक्विपमेंट में करा अपने सर्विसेज के बिजनेस में तो उसे हम कहेंगे मीडियम एंटरप्राइज। ये तीनों थे तुम्हारे सर्विसेज के। हमने बात कर ली मैन्युफैक्चरिंग की, सर्विसेज की। इसके बाद बात करेंगे विलेज इंडस्ट्रीज की। तो विलेज इंडस्ट्री आखिर होती क्या है? एनी इंडस्ट्री लोकेटेड इन द रूरल एरिया, यानी कि गांव के इलाके में तुमने कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करके रखी है, बना के रखी है, उसे तुम विलेज इंडस्ट्री कहोगे। विच प्रोड्यूसेस गुड्स, जो कि गुड्स बनाती हो, जो कि ऑफ कोर्स भाई इंडस्ट्री है तो कुछ ना कुछ सामान बनाएगी। रेंडर्स एनी सर्विसेज विद और विदाउट द यूज ऑफ पावर, बिजली का यूज करके या फिर बिना यूज करे तुम कोई भी सर्विसेज को रेंडर करते हो तब भी ये जो है एक क्वालिटी है विलेज इंडस्ट्री की। इन विच द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड और आर्टिसन और वर्कर इज स्पेसिफाइड बाय द जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू, यानी कि एक फैक्ट्री में इतने आदमी काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर कितना खर्चा हो सकता है, कितना पैसा इसके अंदर लगाया जा सकता है, ये सब जो है गवर्नमेंट पहले से डिसाइड करके रखती है। इसके बारे में और डिटेल में हम थोड़ा सा अंदर घुस के जानेंगे इस चैप्टर के। अभी इतना ही जान लो भाई, गांव में लोकेटेड रहती है, कुछ ना कुछ गुड़िया सर्विस बना रहे होते हैं, पावर का यूज करें चाहे ना करें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लोग ये सब। उसके बाद आती है कॉटेज इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स विद प्राइवेट रिसोर्सेज। इंडिविजुअल एक दो आदमी इसको चलाते हैं, साथ में उनके प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी उन्होंने बाहर से फंडिंग नहीं उठाई हुई होती है कि भैया मार्केट से पैसा उठा के रखा, नहीं, अपनी जेब से लगाया होता है उसने पैसा। नॉर्मली यूज फैमिली लेबर एंड लोकली अवेलेबल टैलेंट। लोकली अवेलेबल टैलेंट उनके गांव में जो लोग रहने वाले होते हैं उन्हीं से भैया काम करवाते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से उन्होंने दुबई से लोग बुला के रखे हैं बढ़िया से महंगा काम करवाने के लिए, उनको बड़ी बड़ी सैलरी उनको बड़ी बड़ी सैलरीज दी जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने ही गांव से लोग उठाए हुए, अपने ही घर से लोग उठाए हुए, वही सब मिलके काम करते कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर। सिंपल इक्विपमेंट होता है, बहुत ज्यादा महंगी उन्होंने मशीनें नहीं मंगा के रखी होती भैया ये वाली मशीन जापान से आ रखी है, ये चाइना से, ये जर्मनी से, ना, सारी चीजें इंडिया से और अपने इसी गाँव से आ रखी है। स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा सा ही होता है कि भैया जी 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए। ऐसा नहीं कि भैया जी 100 करोड़ की हमने फंडिंग इसके अंदर लगा रखी है, ऐसा कतई भी नहीं होता है। सिंपल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस विद इन देयर ओन प्रोमाइसेस, अपने ही प्रोमाइसेस के अंदर, यानी कि आप या तो अपने घर के अंदर, अपने प्लॉट के अंदर, अपने खेत के अंदर उन्होंने जो है सिंपल प्रोडक्ट जो है बना लेते हैं वो मस्त। गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारे अंदर की टेक्नोलॉजी, बाहर से कोई भी इन्होंने इंपोर्ट नहीं करते कोई भी टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे घर की टेक्नोलॉजी काफी पहले से चलती हुई आ रही है उन्हीं टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके ये अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। वेरी सिंपल। बात करेंगे रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया के बारे में। इंडिया के अंदर स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है? 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द कंट्री आर द स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी कि 95% जो इंडस्ट्रियल यूनिट है ना वो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। कोई बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही, छोटी इंडस्ट्रीज ही काम कर रही। 95% को हैंडल करते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर के, यानी कि लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में ये लोग जो है ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। ये जो छोटी स्मॉल यूनिट्स है, स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होता है इन कंपैरिजन टू द बड़ी इंडस्ट्रीज। दे सप्लाई मास कंजप्शन गुड्स जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, स्टेशनरी शॉप्स, आइटम्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स एटसेट्रा। ये सब छोटी मोटी डेली यूज वाली चीजें ये लोग मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं।
हैं ये हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती हैं हमारी कंट्री का एक बैलेंस डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली यूज की गुड्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं कर रहे हैं, काफी बैलेंस्ड मामला है इनका। दे एंजॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनके पास लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है क्योंकि ये भाई साहब घर की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, घर की यानी कि अपने देश के अंदर के लोग इस्तेमाल करते हैं। बाहर से इन्होंने दुबई से लोग नहीं बुला रखे जिनको भारी सैलरीज देनी पड़ रही हो, ना ही इन्होंने जर्मनी और जापान से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके रखी जिसके लिए ना बहुत ज्यादा खर्चा पे करना पड़े। तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फायदा ये काफी अच्छे से उठा पाते हैं। ड्यू टू स्मॉल साइज क्विक एंड टाइमली डिसीजंस कैन बी टेकन। बहुत ही छोटा साइज है, इसकी वजह से बहुत ही जल्दी और टाइम से डिसीजंस लिए जा सकते हैं। आज कुछ सोचा कल वो इंप्लीमेंट कर दिया। ये नहीं कि भैया 1000 लोग हैं सबसे पूछना पड़ेगा। फैक्ट्री में है ही 10, 12, 15 लोग काम करने वाले, तो थोड़ा जो है आपस में डिस्कस करके भैया आज सोच के कल डिसीजन ले डाला। हजारों लोगों से तो बहुत लंबा ज्यादा सोचना समझना पड़ता, बहुत ही सोच विचार करके प्लानिंग प्लॉटिंग करके तब जाकर डिसीजन लेते। लेकिन यहाँ पर काफी फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि काफी कम लोग होते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस को प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं? सबसे पहले फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि भाई स्मॉल बिजनेस है, पैसा शुरू में कहां से लाएंगे हम जो है बिजनेस खड़ा करने के लिए। मोस्टली यहाँ पर पैसा बूटस्ट्रैपिंग से लगाया जाता है। बूटस्ट्रैपिंग यानी कि अपनी जेब से पैसा लगाना, तो अपनी जेब में पैसा होगा जब जाके बिजनेस चालू कराया जा सकता है। फाइनेंस के इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं स्मॉल बिजनेसेस को, और बिजनेस चालू भी कर लिया उसके बाद भी उसको रन करने के लिए दिक्कतें आती हैं। भाई मार्केट से सपोर्ट नहीं आ रहा, कहीं से पैसा आ नहीं रहा, गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट नहीं ढंग से नहीं मिल पा रहा। उसके बाद रॉ मटेरियल से रिलेटेड समस्या, क्योंकि भैया जब नया बिजनेस कोई आदमी छोटा मोटा बिजनेस चालू करता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं, उसको पता होता नहीं कैसे भैया बिजनेस कैसे होता है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसे पता ही नहीं रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, सस्ते में कैसे आएगा, क्या होगा। उसके बाद मैनेजरियल स्किल्स की काफी ज्यादा कमी होती है, क्योंकि मैंने अगेन तुमसे कहा ना, कम पढ़ा लिखा आदमी शुरू कर रहा होता है गाँव के अंदर मोस्टली, तो उनको नहीं पता होता भैया मैनेज कैसे करा जाएगा बिजनेस। जिनने मतलब पैदा होने से लेकर 25-30 साल तक की उम्र तक यही बड़े लोगों से आशीर्वाद पाया, बेटा खूब बड़े हो जाओ और बड़े होकर सरकारी नौकरी पाओ, वो कैसे जानेंगे बिजनेस को मैनेजमेंट कैसे करा जाता है। अब वो हमारी तरह थोड़ी 11th-12th में कॉमर्स पढ़ रहा था, उसको तो 25-30 साल से आशीर्वाद यही मिलते हुए है, बेटा खूब बड़े हो जाओ और बढ़िया सी सरकारी नौकरी लगाओ। सरकारी नौकरी के लिए तैयार करा गया उसे, ना कि बिजनेस मैनेज करने के लिए। तो मैनेजरियल स्किल्स की काफी कमी होती है। उसके बाद लेबर। अब देखो इनके पास इतने ज्यादा पैसे तो होती नहीं है कि ये हाईली क्वालिफाइड या फिर हाईली स्किल्ड लोगों को अपने पास लेकर के आ सकें जो कि इनके बिजनेस में काम करें। जो कि नई छोटे बिजनेस है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हाईली स्किल्ड लोगों को हायर कर सके, तो उनके जो है अपने ही गांव से थोड़े बहुत लोग उनको हायर करने पड़ते हैं, उन्हीं में काम चलाना पड़ता है। हमारा बज गया अलार्म हमसे कहता भाई साहब रात के 10:30 बज रहे हैं, आपको सो जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा चुप तेरी तो बच्चों कहाँ थे हम? हाँ, लेबर की बात कर रहे थे। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये हाईली स्किल्ड लोग अपने पास हायर कर सके, तो इसलिए इन्हें अपने ही गांव से सस्ती मध्य लेबर से काम चलाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद मार्केटिंग। अगेन मैंने कहा इन्होंने कुछ नहीं सीखा है, इन्हें 25-30 साल आशीर्वाद मिला है सरकारी नौकरी लगवाने का, जो इनकी नहीं लग पाई। मार्केटिंग की इनके पास स्किल्स है ही नहीं, क्योंकि इन्हें कभी सीखा ही नहीं। उसके बाद क्वालिटी। ये क्वालिटी अपने प्रोडक्ट्स की मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि ये आए हैं मार्केट में नए, सामान बेचना पड़ेगा इनको सस्ते में, लेबर ही है इनके पास सस्ती, पैसे हैं इनके पास कम, ये खर्चा भी कम करेंगे, सस्ते लोगों से काम करवाएंगे, यानी कि कम स्किल्ड लोगों से काम करवाएंगे, सस्ते में इन्हें सामान भी बेचना है। भैया कैसे करेंगे क्वालिटी मेंटेन? ये हो ही नहीं पाता। इसके बाद आता कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब देखो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं भैया जी फैक्ट्री तो बनानी खूब बड़ी, लेकिन उस फैक्ट्री में जो सामान बन रहा है उसकी डिमांड है बहुत कम, इनकी मार्केटिंग स्किल्स हैं बहुत ही ज्यादा कमजोर, जिस वजह से सामान ज्यादा बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो सामान ज्यादा बनाना भी बेकारी है। तो इसकी इनकी जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता कि भैया फैक्ट्री बना तो बहुत बड़ी लेते हैं लेकिन उसका कोई यूज नहीं कर पाते, क्योंकि या तो इनके प्रोडक्ट की डिमांड होती नहीं, या फिर ये उसे अपने अच्छे कस्टमर बेस तक मार्केट नहीं कर पाते, लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाते, तो लोग खरीदेंगे कैसे। घूम फिर के बाद वहीं आके अटकती है। 25 साल आशीर्वाद तो मिला है सरकारी नौकरी करने का, बिजनेस कैसे करेंगे? खैर सरकारी नौकरी के लिए कोई ऑफेंस नहीं है, मगर सत्य तो यही है इन बिजनेसेस का। भाई साहब ये किताब मैंने लिखा है, मैं अपनी साइड से बोल रहा हूँ, ठीक है, अगेन नो ऑफेंस। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। इनका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छा नहीं होता है, इनके पास ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी गांव के अंदर नहीं होती है, क्योंकि ये मोस्टली जो है गांव के अंदर शुरू हुई होती है इंडस्ट्रीज, इन पर ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होता, क्योंकि पैसे की कमी है, तो ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी को ज्यादा अच्छी को एक्सेस नहीं कर सकते, तो तेजी से डेवलपमेंट नहीं कर सकते, अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई नहीं रह सकती, इसके कारण काफी ये सफर करते हैं। अगली समस्या है सिकनेस की। सिकनेस यानी बीमारी। जी हाँ, बीमारी। ये जो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई ये सब इसकी बीमारियां ही हैं कायदे में। ये जो इतनी सारी चीजें मैंने अभी तक आपको बता दी ये सब की सब जो है इनकी बीमारियां। इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं, लेबर अच्छी नहीं, पैसा अच्छा नहीं, स्किल्स अच्छी नहीं, मार्केटिंग स्किल्स अच्छी नहीं, बचपन से इनको जो आशीर्वाद मिला है वो अच्छा नहीं, ये बीमारी है। बस यही आपकी किताब में भी लिखा है, कुछ और नहीं बता दिया मैंने।
उसके बाद ग्लोबल कंपटीशन, ओ हो, ये तो भारी समस्या है भैया। कंपटीशन, जब कोई नया मार्केट के अंदर उतरता है तो उसको बड़े बड़े लोग जीने ही नहीं देते चैन से, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस ऑलरेडी उस इंडस्ट्री के ऊपर राज करे हुए हैं। तो ये कौन होते हैं नया आके चल लेने वाले? तो कंपटीशन, हैवी कंपटीशन का सामना इनको करना पड़ता है जब ये लोग नया स्मॉल बिजनेस चालू करते हैं। तो ये हमेशा स्मॉल ही रह जाते हैं कभी कभी ऐसे में। तो ये थी कुछ समस्याएं ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन मोस्टली इन इंडिया। अब बात करते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस। अब देखो स्मॉल बिजनेसेस को इतनी सारी समस्याएं हैं तो गवर्नमेंट क्या असिस्टेंस दे रही है अपनी, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस, स्टार्टअप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस प्रकार की चीजों में काफी इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, काफी पैसा भी खर्च करते हैं, काफी सपोर्ट भी करते हैं इस प्रकार की चीजों को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के बारे में जो कि इन्हीं तरह की चीजों को सपोर्ट करती है। सबसे पहले है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये स्कीम है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए। जो भी लोग एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि खेती बाड़ी का काम को अच्छे से कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए है ये वाली स्कीम NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद 10 रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, ये है जो गाँव के अंदर स्मॉल बिजनेस शुरू करे जा रहे हैं उनके लिए। RSBDC, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। उसके बाद है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC। ये करते हैं मेनली 4 पॉइंट्स के ऊपर फोकस। ये वाली जो स्कीम है इसके अंदर मेनली 4 पॉइंट के ऊपर फोकस करा जाता है एक बिजनेस के लिए। सबसे पहले मशीनरी, दूसरा आता है रॉ मटेरियल, तीसरा आता है E फॉर एक्सपोर्ट और चौथा आता है मेंटोरशिप। ये इनको मशीनरी का जुगाड़ कराते हैं। या तो तुम्हारी इंडिजिनस मशीनरी हो गई, यानी कि अपने इंडिया के अंदर ही अपने ही घर की डोमेस्टिक मशीनरी हो गई, या फिर ये मशीनरी इनको इंपोर्ट करवा कर देते हैं सस्ते में। उसके बाद रॉ मटेरियल के साथ भी सेम चीज है। या तो ये रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करा के देंगे, या फिर ये रॉ मटेरियल यहीं पर से दिलवाएंगे, लेकिन सस्ते में दिलवाएंगे, आसानी से दिलवाएंगे। उसके बाद जो भी बिजनेसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना माल बनाकर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तुम्हारे स्मॉल बिजनेसेस, उनकी मदद ये उनके सामान को एक्सपोर्ट करवाने के लिए भी करते हैं कि भैया जी लो, लाओ सामान दो, हम बेचते हैं तुम्हारा दूसरी कंट्री में, वहां बिकवाएंगे। उसके बाद इनको देते हैं साथ ही साथ मेंटोरशिप। इनको कहीं से कहीं तक बिजनेस में कोई भी समस्या आ रही है तो इनको मिलती है प्रॉपर मेंटोरशिप, ये NSIC इस स्कीम के अंदर। उसके बाद है रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये RWED जो स्कीम है ये फोकस करती है मेनली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, यानी कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड के अंदर आ रही हैं, जो खुद अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रही हैं, मतलब इतना करेज दिखा रही हैं, उनको सपोर्ट करती है ये RWED। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, नई नई बिजनेस वुमेन को और ज्यादा इंकरेज करा जाता है कि आप अपने बिजनेस को करें, आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ उनको एडवाइजेस भी दी जाती हैं कि आप अपने बिजनेस के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं, क्या परिवर्तन कर सकती हैं, क्या किन चीज़ों में अपग्रेड कर सकती हैं जिनसे आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करे। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई साहब, सॉरी बहन जी, बिजनेस कैसे करा जाता है और आपको कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। मतलब पूरी प्रॉपर उनको भी मेंटोरशिप दी जाती है इस स्कीम के अंदर, RWED के अंदर। अगला है स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, दैट इज स्फूर्ति। अब इस स्कीम में क्या होता है, जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस हैं जो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उनको फंडिंग दी जाती है इस स्फूर्ति, इस स्कीम के अंदर उनको फंडिंग मिलती है कि भाई साहब आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाइए, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को आओ यहाँ पर रजिस्टर करवाओ, कंपनी बनाओ इसे। उसके बाद आते हैं द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, DIC। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तुम्हारी जो छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे बिजनेस है, नए नए जो स्टार्टअप्स हैं, उनको सपोर्ट करा जाता है ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि अपन ने बात कर ली अब तक छोटे स्मॉल बिजनेस के बारे में। ये इस चैप्टर का नाम क्या था, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल बिजनेस का टॉपिक खत्म, अब आए हैं मजेदार एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परस्यूइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना रादर देन कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जाना, यानी कि या तो किसी प्रोफेशन में जाना या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट में जाना, यानी कि कहीं पर जाकर नौकरी करना। उसकी जगह पर उन दोनों चीजों को छोड़ के अपना खुद का कुछ चालू करना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। द पर्सन हु सेट अप द बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, जो कि आपको पता ही होगा भैया जी, जो इंसान बिजनेस शुरू करता है, सेटअप करता है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। व्हेन यू मेक दिस चॉइस यू बिकम जॉब प्रोवाइडर रादर देन अ जॉब सीकर, यानी कि जब आप ये चॉइस करते हैं कि भाई साहब हम बड़े होकर बिजनेस करेंगे, यानी कि हम कोई स्टार्टअप करेंगे, जब तुम ये नौकरी और ये कोई सर्विस छोड़ के तुम बिजनेस करने का सोचते हो, तो तुम एक जॉब सीकर के बजाय एक जॉब प्रोवाइडर का काम करते हो। हाथ को दो तरह से करके जिया जा सकता है, या तो तुम ऐसे करके जी लो या फिर तुम ऐसे करके जी लो। तो जब तुम नौकरी के लिए चल रहे हो तो तुम भैया हाथ तुम्हारा ऐसे है, भाई साहब नौकरी दे दो, लेकिन जब तुम बिजनेस करोगे तो तुम्हारा हाथ ऐसे हुआ कि ये लो नौकरियां ले लो पैसा। मतलब ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है, लेकिन जॉब सीकर ऐसे होते हैं और जॉब प्रोवाइडर ऐसे।
एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि कोई भी एक्टिविटी चल रही है तो उसे हम कैसे माने कि ये एंटरप्रेन्योरशिप है। सबसे पहले ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, इसको सिस्टमेटिकली करा जाता है कि हाँ मैं कल से बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मुझे इन लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसे सामान की जरूरत पड़ेगी, इतनी जगह की जरूरत पड़ेगी, इतनी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर मैं इसको सिस्टमेटिकली काम को शुरू करूंगा। ये है अपना स्टार्टअप। तो ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है एंटरप्रेन्योरशिप। लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, ये पूरा लॉफुल की करी जाती है, यानी कि सभी लीगल बाउंडेशन जितने भी हैं तुम्हारे लीगल रूल्स वगैरह, सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए किया जाता है। साथ ही साथ ये पर्पसफुल होता है, इसका कोई ना कोई पर्पस होता है कि ये मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये कॉमर्स विद्यार्थी चैनल बनाया है, तो ये बनाया है अपने ही जैसे स्टूडेंट्स का समय बचाने के लिए। जो तुम्हारे सो कॉल्ड टॉप एजुकेटर 2-3 घंटे तुमसे एक चैप्टर के लिए लेते हैं टाइम में, वो काम हम तुम्हारा आधे घंटे में करवा सकें। ये है हमारा पर्पस इस चैनल का। ऐसे ही कोई भी स्टार्टअप होता है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होता है कि हम ये क्यों शुरू कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा तो सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, इस चैनल से भी चाहिए, लेकिन क्या मकसद है वो आपको 2-2.5-3 घंटे बर्बाद ना करने पड़े एक चैप्टर के लिए, ये मकसद है हमारा। उसके बाद इनोवेशन, यानी कि कोई सामान उठा के लाए और बेच दिया, ये कोई इनोवेशन नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी सामान को प्रोक्योर करना, लाना और जाके बेच देना, एक से खरीदना दूसरे को बेच देना, ये कोई इनोवेशन नहीं हुआ। ये एक नॉर्मल सा वैसा ही धंधा है। इसको तुम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई भी इनोवेशन नहीं है। तुम उस प्रोडक्ट के अंदर, उस चीज के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जो इनोवेटिव लगे, जो फ्यूचरिस्टिक लगे, जो मजेदार लगे। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन तुम्हारे काम में जरूर होना चाहिए। जैसे कि हमारे काम में इनोवेशन है कि भैया हम 3 घंटे का कंटेंट तुमको 30 मिनट में दे रहे हैं, यो है इनोवेशन, यो है एंटरप्रेन्योरशिप। वही 2.5 घंटे का लेक्चर उठा के तुमको शेप नहीं दे रहा हूं मैं, तो छोटा मोटा धंधा नहीं है। इनोवेशन इसके अंदर है, तो इसीलिए ये एंटरप्रेन्योरशिप है। तुम आई थिंक समझ गए होगे। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मैं 3 घंटे का काम आधे घंटे में कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ऐसे मत सोचना। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ इनोवेशन। काफी सेल्फ प्रमोशन हो गया, आगे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमारा जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो रॉ मटेरियल लेकर के आता है, पैसा लेकर के आता है, लेबर लेकर के आता है, सबको मिला जुला के एक तगड़ा प्रोडक्ट बनाता है, अपना दिमाग लगा के उसके अंदर इनोवेशन करके उसके अंदर बनाता है एक तगड़ा प्रोडक्ट, एक अच्छा बिजनेस फर्म, एक बिजनेस एंटिटी वो बनाता है कि उसके पास पैसा कहीं से आ रहा है, लेबर कहीं से आ रही है, रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, लेकिन वो अपना दिमाग लगा रहा है उसके अंदर, तब जाकर वो कुछ अच्छा, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बना पा रहा, कुछ एक इनोवेटिव उसने बिजनेस एंटिटी बनाया है। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर सब चीजों को इकट्ठा करता है और फिर उससे कुछ इनोवेटिव बनाता है, सब चीजों को, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, मशीनरी, रॉ मटेरियल, फाइनेंस और खुद का दिमाग, उस सबको मिला जुला कर बनाता है वो कुछ इनोवेटिव। इसके बाद आता है रिस्क टेकिंग। रिस्क तो बिजनेस के अंदर होता ही होता है। एंटरप्रेन्योर ने कहीं से फंडिंग उठाई, फिर उसका बिजनेस चला ही नहीं, तो उसका पैसा डूब जाएगा, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा, उसने खुद का अपना जेब से लगाया होगा, बूट स्ट्रैपिंग करी होगी, तो वो सारा पैसा भी डूब जाएगा। रिस्क तो है भैया, रिस्क तो कदम कदम पे बिजनेस के अंदर। हमने आज बिजनेस शुरू करा, कल को फेल हो गया तो पैसा डूब गया। हमने बिजनेस हमारा बढ़िया चल रहा, हमने कोई नया प्रोडक्ट निकाला जिसमें खूब सारा पैसा खर्च कर दिया, वो नहीं चला तो पैसा डूब गया। हम अपनी एक कंपनी पहले ही बढ़िया चला रहे, हमने एक और बिजनेस चालू करा वो नहीं चला तो भी पैसा डूब गया। तो पैसा डूबने के बहुत सारे तरीके हैं। तो रिस्क तो भैया चारों तरफ है, कदम कदम पे है, ऊपर नीचे, इधर इधर, सामने पीछे, हर तरफ रिस्क है बिजनेस के अंदर। ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि ज्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चों को एक सीखी और सरकारी नौकरी मिले। अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में। ये एक बहुत ही बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसके बारे में बहुत बातचीत होती है। आज हम भी इसी के बारे में बातचीत करेंगे। एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर बनाया जाए सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज को इनकलकेट करा जाए, यानी कि लोगों से कहा जाए भाई साहब अपना कुछ चालू करो, बिजनेस चालू करो, हमारे पीछे मत भागो, हम पे नौकरी है ही नहीं तुम्हारे लिए, हमारे पास नौकरियां नहीं है, वैकेंसीज खत्म है गाइस, हमारे पास जगह नहीं है, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, खुद का काम ढूंढो। ये मकसद है, सरकार ये कह रही है इस स्कीम के चलते लोगों से कि एक एंटरप्रेन्योर होना क्या होता है, इसके बारे में लोगों को बताया जाए, स्पेशली हमारे यूथ को। यूथ यानी कि हमारे देश के जवान लोग, देश के नौजवान, यानी कि हमारे और आपके जैसे, मतलब हमारे आपके जैसे, हमसे थोड़े बड़े, हमसे 1 आध साल छोटे, मतलब मोस्टली 19 से लेकर 30 साल तक के लोग। हाँ, हम थोड़े छोटे बैठ रहे हैं उससे कोई बात नहीं, 1-2 साल से कुछ नहीं है, हम भी यूथ में ही आते हैं। एनकरेज मोर डायनामिक स्टार्टअप्स बाय मोटिवेटिंग एजुकेटेड यूथ। जबकि हमारा एजुकेटेड यूथ मोटिवेट होगा तो वो और ज्यादा डायनामिक स्टार्टअप्स लेकर के आएंगे और ज्यादा फील्ड्स के अंदर स्टार्टअप्स करेंगे। अच्छा, इस इंडस्ट्री में काम चल रहा है, यहाँ भी चल रहा, अच्छा वहां भी चल रहा, अरे वो यार वहां भी पहले से बढ़िया काम चल रहा, क्यों ना हम इधर को घुस जाएं। समझ रहे हो? जब हमारे पास एजुकेटेड यूथ हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इंटरेस्ट दिखाएगा, जो हमारे पास पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जब वो सोचेंगे बिजनेस करें, तो
बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल करके आएंगी। सपोर्ट द अर्ली फेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो भी नए नए एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जिन्होंने नया नया स्टार्टअप किया है उनको सपोर्ट किया जा सके, ये भी इसका एक मोटिव है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का। ब्रॉड बेस्ड एंटरप्रेन्योरल सप्लाई बाय मीटिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड टारगेट ग्रुप्स लाइक वुमेन, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज, एससीज, एचसीज एटसेट्रा। यानी कि जो एंटरप्रेन्योरल सप्लाई है उसको बड़ा करा जाए, उसको ब्रॉड बेस करा जाए। जो अंडर रिप्रेजेंटेड टारगेट ग्रुप्स हैं जैसे कि हमारी वुमेन हो गई, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन उतना मिल नहीं रहा है जितना मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट करने का काम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का। जो हमारे एससीज एसटीज हैं, जो लोग बिजनेस चालू कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन दिलवाना भी स्टार्टअप इंडिया स्कीम का काम है। जो हमारी बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, जो भी हमारे ट्राइबल वगैरह लोग काम करना चाह रहे हैं, नए नए स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करा जाए, ये काम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम का। उनको रिप्रेजेंटेशन दिलवाया जाए, मार्केट में उभार के लाया जाए। ये थे कुछ मोटिव्स ऑफ द स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अब इसके कुछ एक्शन पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, यानी कि ये बिजनेस को सिंप्लीफाई कर देते हैं, लोगों को भैया मोटिवेट करते हैं, भाई सब बिजनेस चालू करो, हम हैं तुम्हारे साथ, उनका हाथ पकड़ के चलते हैं ऐसे करके कि आपको पैसे की जरूरत है हम देंगे, मेंटरशिप की जरूरत है हम देंगे, रॉ मटेरियल दिलवाना हम दिलवाएंगे, लेबर की कमी है हम दिलवाएंगे, टेक्नोलॉजी की कमी है अरे हम दिलवाएंगे, हम बैठे तो हैं यहाँ पे। स्टार्टअप इंडिया हब, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स की, स्टार्टअप्स की कम्युनिटी बनाना जिसमें सब आपस में एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे से जान पहचान हो, फंडिंग आसानी से मिली जा सके, नॉलेज का अपना आसानी से आदान प्रदान हो सके, इसको इस सबको मिला जुला के एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, ये स्टार्टअप इंडिया हब उसको कहेंगे। लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन, यानी कि पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जैसी चीजों को लेने में भी अब स्टार्टअप्स को कोई भी समस्या ना आए, उस चीज को काफी फास्ट ट्रैक किया जा सके। मान लो कोई हमने नया इन्वेंशन करा, फॉर एग्जांपल मैं हूं कोई एंटरप्रेन्योर, मैं कोई नई कंपनी शुरू कर रहा हूं, कल ही मान लो कोई स्टार्टअप कर रहा हूं एंड मैंने कुछ नया बनाया, कुछ इन्वेंशन करा है, भैया ये चीज है, ये आज से पहले मुझसे पहले किसी ने नहीं बनाई, तो मैं इसका करवाना चाहता हूँ पेटेंट, ये मैंने बनाया, मेरा इन्वेंशन है, मेरा नाम लिखवाओ, उस चीज को काफी फास्टली करा जा सके, काफी फास्ट ट्रैक करा जा सके उस चीज को, ये काम भी कर रही है हमारी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। उसके बाद इजी एग्जिट, यानी कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर इस दुनिया को छोड़ना चाहता है एंटरप्रेन्योरशिप की, उस स्टार्टअप वाली दुनिया को छोड़ना चाहता है, अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को बंद करना चाहता है, उस पर कर्जा वर्जा आ रखा है, तो उस सिचुएशन में उस स्टार्टअप को बंद करने के लिए उसको काफी ज्यादा समस्याएं आ रही होती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी करती है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। उसके बाद हार्नेसिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर इंक्यूबेटर सेटअप। देखो इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? इंक्यूबेटर्स होते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस जो कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। तो और ज्यादा नए नए इंक्यूबेटर्स भी लगाए जा रहे हैं कि भाई साहब आप बिजनेस चालू करो, आप अपना स्टार्टअप चालू करो, अपना काम करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये जो तुम्हारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, ये सपोर्ट करते हैं इन एंटरप्रेन्योर्स को, इन स्टार्टअप्स को। टैक्स एग्जेम्पशन, यानी कि जो भी नया स्टार्टअप होता है उससे शुरुआती 3 साल में उसके कमाए हुए पूरे प्रॉफिट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। ये भी छूट देते कि भैया 3 साल खूब मेहनत करो, मस्त पैसा कमाओ, दाब के पूरा छाप डालो पैसा, सारा बैंक बैलेंस अपना मतलब पूरा फोड़ फाड़ कर दो, ऐसा मतलब 11-12 फिगर में पैसा कमा लो, मगर हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे शुरुआती 3 साल में। अब बात करते हैं वेज टू फंड स्टार्टअप, यानी कि एक स्टार्टअप अगर हम करना चाहते हैं तो हम कैसे करें, हम पैसा कहां से लाएंगे इसके लिए। सबसे पहले आता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग यानी कि अपनी जेब में से पैसा निकाल के बिजनेस के अंदर लगाना, दैट इज बूटस्ट्रैपिंग। इससे सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बोले तो पर्सनल सेविंग्स या फिर पर्सनल एसेट्स से इन्वेस्टमेंट करना अपने बिजनेस के अंदर। उसके बाद क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग यानी कि अपना 5-10 लोग मिल के पैसा लगाओ और बिजनेस चालू करो। अगेन अपनी ही जेब से निकाल के लगाना, कहीं से लाना नहीं है। 5-10 लोग मिल के लगाओ एक कॉमन गोल के ऊपर कि ये बिजनेस चालू होना है, तो लो पैसा शुरू करो। उसके बाद एंजल इन्वेस्टमेंट। अब देखो एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, जो है अंधा पैसा, अमीर वाले आदमी जिन पे पैसे का कोई हिसाब नहीं। अरे यार हम पे तो बहुत पैसा आ रहा, संभल नहीं रहा। तो जिन पे पैसा संभल नहीं रहा होता है वो नए नए स्टार्टअप्स के अंदर फेंकते चलते हैं। भैया तुम बिजनेस चालू करो, कितने चाहिए? 20 लाख, ले 20 लाख। अच्छा तुम भी चालू करो, कितना चाहिए? 2 करोड़, अरे लो 2 करोड़। अच्छा तुम भी चालू कर रहे हो क्या, कितना चाहिए? भैया 50,000, अरे ले तू भी 50,000 ले। समझ रहे हो? जिन पे पैसा संभल नहीं रहा है वो है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल समझ रहे हो? मतलब वैसे एंजल को क्या कहते हैं हिंदी में, और समझ रहे हो ना, तुम समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वेंचर कैपिटल। देखो वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो एक बिजनेस को पूरा ध्यान से देखते हैं। एक नया स्टार्टअप हुआ उसको समझेंगे, जो तुम्हारा एंटरप्रेन्योर है, जो मालिक है उसका, उसे समझेंगे। यह आदमी कैसा है, कैसे काम करता है, इसने अब तक क्या करा, आगे ये क्या करेगा, बिजनेस इसका आइडिया कैसा है, आइडिया का जो पास्ट क्या रहा है, इस चीज के ऊपर पहले लोगों ने काम करा है कि नहीं करा, आगे का लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं कमाएगा, पैसा लेके तो नहीं डूब जाएगा। ये पूरा का पूरा लिटमस टेस्ट उस बिजनेस का, उस स्टार्टअप
तब पकड़ा जाता है। आदमी बढ़िया से पूरा चेक चुक करके जब जाके उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है वो होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर नहीं, जैसा पैसा समझ नहीं रहा है इसलिए डाल दिया। वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे समझदार इन्वेस्टर होते हैं जो कि पूरा देख दाख के बिजनेस को चेक करके जब उसमें पैसा घुसाते हैं। एंजल इन्वेस्टर तो डाल देते हैं कि लो भैया चला गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर, मैंने तुम्हें पहले ही बताया इंक्यूबेटर कौन होते हैं, जो कि नए नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, मेनली इकोनॉमिकली, मेनली फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते हैं कि लो भैया पैसा चालू करो बिजनेस। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस एंड एनएफबीसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। देखो एनएफबीसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वो होती हैं जो कि तुम्हारे स्टार्टअप को, तुम्हारे बिजनेस को फंडिंग दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, लेकिन उतने फालतू के टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाएंगे जो तुम्हारे बैंक वाले लगा देते हैं। बैंक वाले कहते हैं तुम जितना पैसा कमा रहे हो उस हिसाब से हम तुम्हें लोन देंगे, लेकिन तुमने कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हो, तुम तो कुछ कमा ही नहीं रहे हो, तो बैंक तो तुम्हें लोन देगी नहीं। तो ऐसे में तुम्हें देंगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस लोन देंगे। इसके बाद बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार है। इसके बारे में आप पहले से भी काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन आपको रियलाइजेशन नहीं है उस चीज का कि आप जानते हो, क्योंकि भले ही आपने ये शब्द पहली बार सुना हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लेकिन इसके बारे में आप पहले ही जानते हो। दीज आर द क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन माइंड लाइक इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस, डिजाइंस यूज्ड इन बिजनेस। आया कुछ याद नहीं आया? नहीं आया? अरे और आ गया, अभी आ जाए। इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट्स। ओह यस, अभी आया ना दिमाग में, अब याद आ गया ना, थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, आगे बढ़ते बढ़ते सब आ जाएगा। देखो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में तुम्हारी इंडस्ट्रियल डिजाइन्स और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वगैरह जैसी चीजें आती हैं। कोई इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया कि भैया ये हमने कोई प्रोडक्ट का डिजाइन बनाया और इस तरह से कुछ तो डेवलप करा जा सकता है, इस डिजाइन में कोई प्रोडक्ट डेवलप करा जा सकता है, वो होगा तुम्हारा इंडस्ट्रियल डिजाइन। और दूसरी मेन कैटेगरी है इसकी कॉपीराइट। कॉपीराइट के बारे में आप भी और हम भी काफी अच्छे से पहले से ही वाकिफ हैं। तुमने कोई नया अपना ओरिजिनल गाना बनाया, कोई ओरिजिनल बुक लिखी, कोई ओरिजिनल वीडियो बनाया, ये जो मैंने ये वीडियो बनाया है ये भी उसी के अंदर इंक्लूड होता है, वो सब का तुम्हारे पास रहेगा कॉपीराइट। वो सब तुम्हारे कॉपीराइट के अंदर आएंगे कि उसके ऊपर तुम्हारा इतना राइट है कि कोई भी इंसान तुम्हारी परमिशन के बिना उसको पब्लिश नहीं कर सकता, उससे पैसा नहीं छाप सकता। जैसे कि इस वीडियो पर भी मेरा पूरा कॉपीराइट है, ये जो वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है मेरे पास है इसका कॉपीराइट। अगर तुम इस वीडियो को अपने चैनल पर या फिर इंटरनेट पर किसी भी तरीके से अपलोड करते हो तो मैं तुम्हें जब चाहूं तब कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूं और तुम्हारा वीडियो उस जगह से टेक डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल वर्क है, इसको मैंने क्रिएट किया। मेरे इस सेटअप पर बैठकर मैंने खुद ने अपनी शक्ल दिखाकर, अपनी आवाज देकर इस वीडियो को बनाया है, तो मेरे ऊपर इसके राइट्स हैं। अगर तुम इसे फ्री में यूज करना चाहोगे तो मैं तुम्हें स्ट्राइक दे दूंगा। वाई IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्यों? इनका मतलब जरूरत क्या है, इनकी नीड क्या है? इट एनकरेजेस क्रिएशन ऑफ न्यू पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस सच एज कैंसर क्योर मेडिसिन। ये जो है एनकरेज करता है नई क्रिएशंस को। मान लो हमने कोई नया इन्वेंशन करा और हमें उसका कॉपीराइट मिल गया, तो ये हमें और एनकरेज कर रहा है कि हम कुछ और अच्छी चीज बनाएं। और मैंने कुछ अच्छा बनाया तो तुम्हें भी एनकरेज कर रहा है कि यार मैं भी कुछ बढ़िया बनाऊं जिससे मुझे भी उसका कॉपीराइट मिल जाए। कोई भी और आदमी जब उसे यूज करे तो मुझे उसका रॉयल्टी थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहे, या फिर उससे मैं इस्तेमाल करने का पैसा मांगू। जब हमारे पास पूरे राइट्स रहते हैं और उसके थ्रू हम पैसा भी बढ़िया से कमा पाते हैं, तो हमें और ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है कि हम और अच्छे इन्वेंशंस करें। इट इंसेंटिवाइजेस इन्वेस्टर्स, ऑथर्स, क्रिएटर्स एक्सेट्रा फॉर देयर वर्क। यानी कि हमारे इन्वेस्टर, ऑथर और क्रिएटर जितने भी हमारे लोग हैं, ये कुछ इन्वेंशन किया है, कुछ नया बनाया है, उनको और ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इंसेंटिव जो है एक कुछ मिलने की तरह होता है कि मोटिवेशन मिल रहा है, इंकरेजमेंट मिलता है, कुछ केसेस में पैसा भी मिल रहा है। इट अलाउज द वर्क क्रिएटेड बाय अ पर्सन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कम्युनिकेट टू द पब्लिक ओनली विद हिज और हर परमिशन। ये मैंने बात तुमसे कही ना, अभी मेरा वीडियो है, मेरी परमिशन के बिना अगर तुम इसे अपलोड करोगे तो ये इलीगल है। तो मेरे पास IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये जो वीडियो है मेरे लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेरे पास पूरा राइट है कि तुम इसे बिना मेरी परमिशन के अपलोड नहीं कर सकते। बाकी मैं परमिशन दे दूं तो तुम अपलोड कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ इनकम। देखो लॉस ऑफ इनकम मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया था मस्त, कि मैं वीडियो डालूं, कोई और उसको अपलोड कर दे, ठीक है, और मुझसे भी ज्यादा पैसा कमा जाए। मान लो उसमें ज्यादा दिमाग हो कि वीडियो में ज्यादा व्यूज कैसे लाए जाते हैं, वो ज्यादा व्यूज ला के ज्यादा पैसे ले जाए, तो मुझे तो लॉस ऑफ इनकम ही होना है भैया। मैंने वीडियो डाला, मैंने उससे कमाए 5,000 रुपए, दूसरा अपलोड करके कमा रहा 50,000 रुपए, तो सीधा मेरे लिए नुकसान है वो। इट हेल्प्स ऑथर्स, क्रिएटर्स, डेवलपर्स एंड ओनर्स टू गेट रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क। ये हमारे क्रिएटर्स को, ऑथर्स को वगैरह को उनके वर्क के लिए रिकॉग्निशन दिलाने में भी मदद करता है। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।